Hi students, hope you're doing well. Okay, so today I'm going to begin with the part 3 of trigonometry, which includes height and distance and some typical questions related to assertion reason, right? So let's begin with this last part of trigonometry. Okay, so let's begin. First question we have is a ladder 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. Now, height and distance chapter, why is it considered as difficult by the students? Because this chapter includes statements. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं एंड कंसिडरिंग दो स्टेटमेंट्स यू नीड टू फ्रेम अ डायग्राम. ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट डायग्राम यू विल डू फर्दर कैलकुलेशंस ऑफ दैट क्वेश्चन. तो इसमें आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले हमें वन स्टेटमेंट एट अ टाइम रीड करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग डायग्राम फॉर्म करना है. एक बार आपका डायग्राम फॉर्म हो गया देन कैलकुलेशन इज नॉट टफ. ठीक है, वो बहुत ईजी हो जाती है. एक बार डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स लर्न द फॉर्मेशन ऑफ अ डायग्राम. अ लैडर 15 मीटर्स लॉन्ग. अब हमें पता है कि लैडर कभी भी ऐसे नहीं होता स्ट्रेट, लैडर हमेशा स्लांटिंग होता है ऐसे. तो ये लैडर हो गया मेरा, ये है 15 मीटर्स लॉन्ग, दिस इज गिवन. जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. एक वर्टिकल वॉल है, ये वॉल है हमारी, इसके टॉप पे लैडर पहुंच रहा है. ठीक है, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल. ये जो वॉल है, अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं. एक स्टेटमेंट में वो बोलेंगे कि इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. अगर वो ग्राउंड कहेंगे तो हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, बट हियर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड. उन्होंने ग्राउंड नहीं बोला, उन्होंने कहा है वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल है. वॉल के साथ मतलब ये लैडर है और ये वॉल है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल फर्स्ट मार्क द एंगल. एंगल को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कई स्टूडेंट्स नीचे मार्क कर देते हैं. सो यहाँ पे ग्राउंड, ये जो नीचे वाला बेस होता है ये हमेशा ग्राउंड होता है, या फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन एवर दे आर टॉकिंग कि ये एंगल ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है तो यहाँ नीचे आएगा, अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, राइट? ओके, यहाँ पे मेरा अब मेन पॉइंट क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. मतलब मुझे ये एच निकालना है. ठीक है, एंड ये जो वॉल होती है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होगी. दिस इज अंडरस्टूड. ये बताएंगे नहीं आपको क्वेश्चन में कि ये 90 डिग्री है. ये अंडरस्टूड है कि वॉल स्ट्रेट है तो वो 90 डिग्री ही फॉर्म करेगी. ठीक है, क्योंकि वॉल कभी भी स्लांटिंग नहीं होती इन एनी वे, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट. सो हमें हाइट निकालनी है इसकी. अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरे पास एक तो एच है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, और एक मेरे पास परपेंडिकुलर है. पी और एच को यूज करके, परपेंडिकुलर और हाइट को यूज करके मेरे पास कौन सा थीटा आता है हमेशा, दैट इज कॉस 60 डिग्री. तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट व्हेन यू आर डन विद योर डायग्राम. नेक्स्ट पार्ट क्या होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ. पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे हम कि यहाँ पे हमें थीटा कौन सा लेना है. सेकेंड स्टेप ये है, थीटा चेक करना है, टैन लेना है, साइन लेना है, डिपेंड करता है कि वैल्यूज कौन सी गिवन है. यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइट, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज गिवन था, सो हम उसके अकॉर्डिंग ही थीटा डिसाइड करेंगे. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कॉस थीटा क्या होता है, ये देखो, आई होप यू नो दैट शॉर्टकट. क्या होता है शॉर्टकट? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? सो ये हो गया फर्स्ट, साइन, कॉस एंड टैन. कॉस का होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे है अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो यहाँ पे अब मुझे ये चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरा जो ट्राइंगल का 90 डिग्री है वो यहाँ पे बन रहा है. तो मैं अपने ट्राइंगल को अब घुमा के चेक करूंगी. मैंने ट्राइंगल को रोटेट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइंगल को रोटेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली मेरा बेस हो जाएगा अगर मैं ट्राइंगल को घुमा दूं. सी, ट्राइंगल को रोटेट करके ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा. ये 90 डिग्री है, इसके सामने यहाँ 60 डिग्री आएगा, तो ये वाली चीज बेस हो जाएगी मेरी. ये जो मैंने हाइपोटेन्यूज और
परपेंडिकुलर लिखा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर मैंने यहाँ पे cos 60 डिग्री ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे मुझे ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसको रोटेट करके चेक कर लिया, ये बेस है और ये 15 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये एच था। सो दिस इज इट। सो अब मुझे यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फ्रेम द डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यूज। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस क्या है h। अब ध्यान रखना इसको बेस मत लेना क्योंकि मैंने ट्राइंगल को रोटेट कर दिया है, तो अब मेरे लिए बेस ये है, ट्राइंगल घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। सो h अपॉन 15 हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, h अपॉन 15। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड h अपॉन 15, h की वैल्यू हो जाएगी 7.5। This is my answer, that is 7.5 meter, option number B, right? So अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। अब जैसे जैसे क्वेश्चन चलता रहेगा हम वैसे डायग्राम बनाएंगे। एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक पर्सन है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, is 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर दैट इज 22 मीटर हाई। मतलब एक टावर है जो कि 22 मीटर हाई है और ये जो ऑब्जर्वर है ये इस टावर से 20.5 मीटर दूर है, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज दैट आर गिवन। अब मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई। अब अगर ये ऑब्जर्वर है तो आईज हमेशा टॉप पे होती है, तो यहाँ पे आई मतलब यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द इंडिविजुअल या जो भी ऑब्जर्वर। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में है, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर से, तो मतलब थीटा मेरा ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से वही नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप था मेरा, अगर ये पूरा 22 मीटर है, ठीक है, इसमें से इतना पोर्शन तो हो गया 1.5, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा फिर 20.5, इतना हो गया क्लियर। पूरा 22 है, उसमें से इतना पोर्शन 1.5 है, तो रिमेनिंग हो जाएगा 20.5, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल इसी ट्राइंगल में आती हूँ, यू कैन गिव नेम्स टू योर फिगर, ए बी सी डी ई, कुछ भी नेम्स दे सकते हैं, ए बी सी डी ई लाइक दिस। तो यहाँ पे अब मुझे क्या दिख रहा है, दैट यहाँ पे थीटा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे है, ये परफेक्ट है। दैट मीन्स अब मुझे डायग्राम को रोटेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अब अराइज होता है कि यहाँ पे वैल्यूज कौन सी गिवन है। ये वाली चीज 20.5 है, इस वाली चीज की बात कर रही हूं मैं, दिस, ठीक है, और ये वाली चीज भी 20.5 है। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, बेस और परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे कौन सा थीटा लेंगे, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि P क्या है यहाँ पे, P इज 20.5 और बेस भी क्या है 20.5, तो ये 1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि जब tan थीटा 1 है तो tan थीटा 1 कौन सी वैल्यू पे होता है, जब थीटा 45 होता है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है विच इज जस्ट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट गुड फॉर योर नॉलेज। जब क्या होता है, जैसे कोई ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री की शैडो है, शैडो मतलब ऐसे ही शैडो है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अगेन। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ट्री ले ली और ये ट्री की शैडो है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर उसकी शैडो डिक्रीज होती जा रही है, मतलब शैडो पहले यहाँ थी, फिर अब इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, शैडो कम होती जा रही है। पहले ये बन रहा था फिगर, फिर मेरा फिगर ये बन रहा है, फिर मेरा फिगर ये बन रहा है, तो ऐसे से शैडो कम हो रही है, राइट। तो वो पूछ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा था, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये एंगल मुझे पता है कि 90 डिग्री है ये वाला, राइट, ये एंगल 90 है। अब क्या होता है कि दूर से जब एंगल पास पास आता है ना 90 के, तो उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एंगल था ये 20, ये हो गया 40, जैसे ये और क्लोज आया हो गया 60। सो दिस इज द वे, जैसे जैसे शैडो कम होती रहती है एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बढ़ता रहता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग।
So answer is option number A, that is increasing. If a tower 12 meter high casts a shadow of this long on the ground, मतलब एक टार है जो कि 12 मीटर हाई है और वो एक शैडो बना रहा है ग्राउंड पे जिसकी क्या लेंथ है 4√3। अब देखने में अजीब लगता है कि शैडो की जो लेंथ है वो रूट में कैसे है, बट इट डजेंट मैटर टू यू, आपको सिंपल वैल्यू निकालनी होती है थीटा की, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव रूट वैल्यूज ऑल्सो, सो इट्स नॉट अ इशू कि यहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए। देन द सन्स एलिवेशन इज, जैसे अब मुझे पता है कि ट्राइंगल तो मेरा पक्का ऐसे ही बनेगा, राइट। तो सन की एलिवेशन जो है वो हमारी यहाँ पे बनेगी थीटा, ठीक है। सन के एलिवेशन का मतलब है कि एंगल, यहाँ पे आपको एंगल बताना है कि सन का एलिवेशन कितना है। सो थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया मेरा नीचे बेस के साथ थीटा, क्योंकि मेरी ये देखो ये टार है और ये जो है ये शैडो है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो सन का एलिवेशन है ना, कि सन ऐसे है किस एंगल से सन, मतलब सन का एंगल क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी शैडो बनती है। सो दैट इज वाई दे आर आस्किंग सन्स एलिवेशन, ओके। सो यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रहा है, अगेन ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, यहाँ पे अगेन हम tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। tan थीटा मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आपकी वैल्यू यहाँ पे 12/4√3 करके क्या आएगी 3/√3, 3/√3 आएगी वैल्यू। जब आप उसको फर्दर कट करोगे 3/√3 मतलब इसको मैं अगर कट कर दूं तो ऊपर आ जाएगा √3। तो आंसर बेसिकली क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ दिस इज योर वर्क टू सॉल्व इट प्रॉपरली। सिर्फ डायग्राम आपको, मेन मेरा मोटिव ये था क्वेश्चंस लेकर आने का हाइट एंड डिस्टेंस के, सो दैट आई कैन टेल यू हाउ टू फ्रेम द डायग्राम। तो डायग्राम की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, देन सॉल्व तो यू कैन डू, बिकॉज उसमें नॉर्मली टेबल वैल्यूज की ही बात हो रही है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मतलब when the point being viewed is above the horizontal angle, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, अब ध्यान से इसकी डेफिनेशन देखो, ये कि कौन से एंगल की डेफिनेशन है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ ऊपर को, ठीक है। विद द हॉरिजॉन्टल, किसके साथ एंगल बन रहा है, इस हॉरिजॉन्टल बेस के साथ बन रहा है, नीचे ग्राउंड के साथ, ठीक है। यू कैन कॉल इट बेस, यू कैन कॉल इट ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल सब सेम ही है, ओके। व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड, अगर मैं कोई पॉइंट को ऐसे ऊपर को करके देख रही हूँ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ को जा रहा है पॉइंट, ये बोल रहे हैं इज अबव द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सो हॉरिजॉन्टल लेवल से मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, देन दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि हॉरिजॉन्टल के साथ, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है हमारा जब हम ऊपर देखते हैं, या कोई शैडो है या एनीथिंग, लैडर हो गया, यू हैव मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अल्फा ले लिया, तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, राइट, हॉरिजॉन्टल के बीच में एंड मेरी साइट के बीच में, ओके। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कि होता क्या है ये। व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई, एक ये पोल है जो कि h मीटर हाई है, इज √3h मीटर्स लॉन्ग, मतलब कि इसकी जो शैडो है ये √3h है। अब ध्यान रखना है शैडो कभी भी ऊपर मत बनाने लग जाना, क्योंकि अगर आप खुद देखो, अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपकी शैडो ऐसे नीचे बनती है ग्राउंड पे। सो दिस इज हाउ योर डायग्राम विल बी एंड दैट इज व्हाट आई हैव ड्रॉन। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें पता है कि शैडो हमेशा नीचे फॉर्म होती है, तो जो भी लेंथ ऑफ शैडो है वो बेस में आएगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, वही सेम क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे करके बना दिया, ये मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, डिट्टो सेम क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर होमवर्क, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। डायग्राम आई हैव मेड नॉर्मल, इसमें अब चेक कर लेना कि थीटा कौन सा यूज हो रहा है, ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, तो P और B की हेल्प से आप कौन सा थीटा यूज करोगे। When you solve this question, your answer will be option number A, that is 30 degree, right? If the height and length of the shadow of a tower are same, then the angle of elevation, अब देखो टार से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन सब थोड़े थोड़े डिफरेंट है, सो यू नीड टू गो थ्रू एवरी क्वेश्चन। वो कह रहे हैं हाइट ऑफ टार, ये h मीटर हो गया सपोज, ठीक है, ये मीटर है,
और ये है नीचे उसकी लेंथ ऑफ शैडो, वो भी h है। उन्होंने कहा दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि अब बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना होगा। अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज थी h और √3, यहाँ पर यू आर जस्ट हैविंग h एंड h, तो h अपॉन h करके 1 आ गया, तो फिर आप थीटा चेक कर लेना। सो आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर और हमें बेस गिवन होता है तो हमें कौन सा थीटा यूज करना है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। आपको सिर्फ उस थीटा में अप्लाई करनी है वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ वी कम टू अनदर टॉपिक, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी एक तरह का एंगल होता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ना कभी भी ग्राउंड के साथ नहीं बनता, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 25 मीटर हाई। अब यहाँ पे मैंने आपको फ्रॉम वाली चीज बताई थी कि फ्रॉम वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि एंगल कहाँ से बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा ट्राइंगल कुछ ऐसा मैंने बना दिया पहले, राइट। ये मेरा ट्राइंगल था, ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई टार। ये 25 मीटर जो है ये टार की वैल्यू गिवन है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि ये एंगल ना आपको ये वाला एंगल दिया होता है हमेशा, ठीक है। ये कभी भी नीचे वाला एंगल नहीं होता। बट इसमें एक बेनिफिट क्या है कि अगर ये 60 है ना, तो ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल ही होते हैं। ग्राउंड हो गया और ऊपर वाली जो मैंने लाइन खुद डॉटेड लाइन फॉर्म करी है, तो अगर ये 60 है तो डेफिनेटली ये भी 60 ही होता है। तो अल्टीमेटली 60 आता यहीं पर है, बट इन योर एग्जाम यू विल शो दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइक दिस, ऊपर को शो करते हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये एक्चुअली फ्रॉम द टॉप बन रहा है, फ्रॉम द टॉप बन ये ऊपर से रहा है। From the top of a 25 meter high tower is 60, तो हमें distance of the object from the base of tower बताना है। distance of the object, ये ऑब्जेक्ट था कोई भी, उस और इसके बीच में डिस्टेंस बताना है, दैट इज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और h यू कैन टेक एनीथिंग। h नहीं लेंगे हम, h हम यूजुअली हाइट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमें हाइट निकालनी हो। इसको हम x ले लो, a b यू कैन टेक एनीथिंग, राइट। तो हमने ये डिस्टेंस बताना है। अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिर्फ डायग्राम की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन की बात हो रही थी। आगे सॉल्व करना तो इजी है क्योंकि यहाँ पे P गिवन है आपको और यहाँ पे आपको B भी गिवन है। मतलब B गिवन नहीं है, X है, लेकिन आपको साथ में थीटा की वैल्यू भी गिवन है 60 डिग्री। अब इसको फिल करना, दिस इज योर वर्क। आप खुद चेक करोगे कि इसमें P अपॉन B कौन सा थीटा में यूज होगा, ठीक है। जस्ट द 10% वर्क इज लेफ्ट फॉर यू, बाकी का 90% काम मैंने कर दिया है। इसमें डायग्राम फॉर्मेशन हो गई है एंड यहाँ पे 60 भी लिख दिया है, P अपॉन B भी लिख दिया है, ठीक है। सो वेरी इजी पोर्शन इज लेफ्ट फॉर यू। आपको सिर्फ ये देखना है कि P अपॉन B कौन से थीटा में होता है। आफ्टर सॉल्विंग you will see that your answer will be option number C, that is 25 upon √3। अब ध्यान रखना यहाँ पे अपॉन नहीं है, यहाँ पे अपॉन है, तो एग्जाम में ये कंफ्यूजन भी हो सकती है, कई बार अपॉन क्लियरली दिखता नहीं है। जैसे ही आपने 25 अपॉन √3 देखा, आप इसको भी टिक कर दोगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि अपॉन को आपने केयरफुली चेक करना है क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस दे ऑलवेज गिव टू कंफ्यूज यू। If the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at the distance of a meter, ये एक्चुअली a मीटर है, ध्यान से पढ़ना है अपने क्वेश्चन को, ये am मत पढ़ लेना इसको, ये a मीटर और b मीटर है, उन्होंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट की बात हो रही है कि एक पॉइंट है a मीटर, मतलब एक पॉइंट a मीटर दूर है, दूसरा पॉइंट b मीटर दूर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये जो ए और बी हैं ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है इन मीटर्स। ओके, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ये मेरा अगर टावर है और हमारे टावर की जो ओके कोई हाइट हमें प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से बात हो रही है अब यहाँ पे, एक तो है पॉइंट नंबर ए
ओके, सो वन इज पॉइंट नंबर ए एंड द सेकेंड इज पॉइंट नंबर बी. ये हो गया ए, एक पॉइंट हो गया, एंड बी हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट. ठीक है, सो ए और बी मेरे दो पॉइंट्स हैं. ठीक है, ए और बी हो गए हमारे दो पॉइंट्स. इसमें इन्होंने बोला है ऑफ टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस. मतलब डिस्टेंस को कैलकुलेट तो हमने यहीं से करना है, ऐसे जाएगा तो ऐसे ही. इसका मतलब अब ये जो चीज है ये ए मीटर है, और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस मैंने लिखा है वो है बी मीटर. ठीक है, ए एंड बी मतलब कि पहले कम वाला डिस्टेंस है फिर वो बढ़ रहा है, राइट. एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में भी ये डायग्राम हमारा, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो हमें हाइट बतानी है, दैट इज एच. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच. अब यहाँ पे दो एंगल्स थे तो मैंने एक को ले लिया थीटा, एक को ले लिया अल्फा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन कि इसमें हम क्या करेंगे. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी tan थीटा. tan थीटा मेरा किसके इक्वल है, p अपॉन b. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि h अपॉन b. और tan थीटा यहाँ पे थीटा ही है. ठीक है, क्योंकि थीटा तो एक्चुअल में थीटा ही लिया हुआ ना मैंने यहाँ पे, ये थीटा, इसकी बात कर रही हूँ पहले. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, अपॉन बेस क्या है, a. क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, छोटे वाले की, राइट. सो h अपॉन a हो गया. सो यहां से मुझे ये पता चल गया कि h की वैल्यू क्या है, a tan थीटा. मैंने यहाँ पे h को सेपरेट क्यों करा, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे निकालनी हाइट है, राइट. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, tan अल्फा पे आते हैं. tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन p अपॉन b दैट इज h अपॉन b. तो यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा इंटू बी, यानी कि b tan अल्फा लिख सकते हैं इसको. इतना हो गया क्लियर, राइट. सो h की मैंने दो वैल्यूज निकालनी है, एक मेरी h की ये वैल्यू आ गई, एक मेरी h की ये वैल्यू आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो दोनों एंगल्स है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं अल्फा को ऐसे लिख सकती हूँ, b tan 90 माइनस थीटा. b tan 90 माइनस थीटा. मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिया, बिकॉज दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है. मतलब दोनों का एंगल, दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल है. या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 में से थीटा को माइनस करके भी आ सकती है. सो मैंने अल्फा को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से. बट व्हेन आई रिप्लेस इट तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि ये b cot थीटा बन गया. दैट मीन्स h की अब दो वैल्यूज फिर से हो गई, a tan थीटा और b cot थीटा. अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो इस वाली इक्वेशन में, जैसे अगर ये सेकंड वाली इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो h की वैल्यू आ रही थी b cot थीटा. अब मुझे पता है कि मैं इसको tan में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ. कैसे, h अपॉन b इज इक्वल टू कॉट थीटा. कॉट का उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan बन जाएगा. तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ गई b अपॉन h. ठीक है, जो भी कॉट की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan. तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू ऑफ tan आ गई. ओके, ये हो गया b अपॉन h. अब ये जो tan थीटा की वैल्यू है, पुट इन 1. मैंने इसको 1 में पुट कर दिया, मतलब मैंने इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया. सो क्या बनेगा मेरे पास, h इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन एच. ठीक है, ये कर दिया मैंने, क्योंकि tan थीटा यहां से मेरा, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में मैंने tan थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दी, ये जो वैल्यू आई थी. ठीक है, ओके, h को मान ले जाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड h इज इक्वल टू रूट ए बी. ये ऐसे सेपरेट चल रहा है क्वेश्चन हमारा. सो दिस इज माय आंसर, दैट इज h इज इक्वल टू रूट ए बी. मतलब एक्चुअली जो हाइट आई है हमारे टार की वो है रूट ए बी. यहाँ पे कोई नंबर्स हमें गिवन नहीं थे. अब इसमें भी ध्यान रखना है ये a अपॉन बी है, इसको टिक मत कर देना, बिकॉज आपको अपॉन का भी ध्यान रखना है. अगर आपने अपॉन को टिक कर दिया डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी आंसर है हमारा. ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन.
and B is the correct answer. The ratio of the height of a tower and the length of its shadow. अब देखो tower और length of shadow पे ही maximum questions are there. ओके अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनकी रेशो है लेंथ, मतलब यहाँ पे अब ध्यान रखना रिस्पेक्टिवली वाली चीज है यहाँ पे रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर, मतलब पहले ये जो वैल्यू है ये हाइट की है एंड द लेंथ ऑफ शैडो, मतलब वन जो है वो लेंथ ऑफ शैडो है। तो मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया। हमें पता है स्टार्टिंग से ही कि व्हेन एवर एनी रेशियो इज गिवन टू यू तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं साथ में, √3x एंड 1x। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, अब तक तो लर्न हो गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यहाँ पे नीचे को लेना है, वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। P अपॉन बी आप चेक करोगे किस में आता है, ठीक है, एंड थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से। ये मैंने क्यों लिख दिया, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो P भी गिवन है मुझे, B भी गिवन है। P अपॉन बी किसके इक्वल होता है वो आप चेक करोगे, and the value of angle of elevation will be C, that is 60 degree. If you have done enough practice तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे वैल्यू √3 आ रही है हमारे tan, मतलब tan की, एंड यहाँ पे P upon B is tan only. Okay, coming to the next question. A plane is observed to be approaching the airport. अब होता क्या है, जैसे प्लेन जो है वो ऐसे को आएगा नीचे, ठीक है, प्लेन ऐसे लैंड करता है, इसका मतलब जो स्लांटिंग वाली लाइन होगी वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और यहां से क्या देखा कि ये जो प्लेन है ये ऐसे करके लैंड कर रहा है, ठीक है, प्लेन हमारा नीचे को लैंड कर रहा है, ऐसे हमने लाइन बना दी, ये प्लेन है और ये नीचे को ऐसे लैंड कर रहा है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो एयरपोर्ट पे पर्सन खड़ा होकर प्लेन को देख रहा है वो है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ द प्लेन इज व्हाट। अब ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के बीच में, अब मुझे पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन ये होती है ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है और जो मेरा ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री। सो अब मुझे यहां पे निकालना है हाइट ऑफ द प्लेन अबव द ग्राउंड, मतलब ये हाइट ग्राउंड के ऊपर प्लेन की क्या हाइट है, h is what you have to find। और ये जो प्लेन है ये 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब मैं जितनी दूर से प्लेन को देख रही हूँ खड़े होके वो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, ठीक है। एंड इसका मतलब यहाँ पे मेरा मेन फोकस h और p पे है, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे यहाँ पे P अपॉन एच के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड P अपॉन एच किसके इक्वल होता है, साइन के। तो यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो साइन 60 बनेगा, ठीक है। ओके, देन P अपॉन एच, P क्या है यहाँ पे 12, H है मेरा 6, सॉरी H इज H ओनली, एंड साइन 60 है यहाँ पे, तो √3 अपॉन 2 बन जाएगा वो, ठीक है। देन आप H को वहां ले जाओ और √3 अपॉन 2 को यहाँ ले आओ, यू विल सॉल्व देम एंड योर आंसर विल बी 6√3, ठीक है। 6√3 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो अब ये पता चल गया होगा अब तक कि हमें यहाँ पे साइन, टैन या कॉस डिसाइड कैसे करना है। इट डिपेंड्स कि कौन सी वैल्यूज गिवन है। कई बार आपको P और H गिवन होती हैं, कई बार P और B गिवन होती है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल फाइंड आउट। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। ओके, दो पोल्स है हमारे पास, एक है 20 और 14। अब इसमें ध्यान रखना है 14 वाला छोटा बनेगा ऑब्वियसली और 20 वाला डेफिनेटली बड़ा बनेगा, तो ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। देन दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, इनके टॉप्स को हमने एक वायर से कनेक्ट करा हुआ है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे नहीं भी होता हॉरिजॉन्टल तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। वायर के बारे में पता कैसे चला, फिर से देख लो। अब कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि वायर यहां से तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम, नो, यहाँ पे क्या लिखा है, द टॉप्स। टॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप्स जो है, ये टॉप है T, ये भी टॉप है T, तो दोनों टॉप्स को हमने वायर के साथ कनेक्ट करा है, ठीक है। और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आपको लेंथ ऑफ वायर बताना है। सपोज मैंने इसको L ले लिया, ओके। सो यहाँ पे अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये पूरी चीज 20 मीटर थी, इसमें से अगर मैं वैल्यूज लिख देती हूँ थोड़ी सी,
ये वाली चीज अगर 14 है, इतनी सी छोटी वाली, तो रिमेनिंग ये हो गया 6 मीटर, राइट? इतना तो क्लियर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये एक बेसिकली रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। 14 है तो वो भी 14 है, ठीक है। 14 और 6 20 हो गया। यहाँ पे मुझे P और, अच्छा ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 है, ठीक है। ये तो मुझे दिख ही रहा है कि स्ट्रेट वाली चीज 90 होती है। पोल्स हो गए या फिर ट्री, दे टॉकिंग अबाउट वॉल और एनी अदर स्ट्रेट थिंग, ठीक है, तो वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगी। लेंथ ऑफ द वायर बतानी है L। अच्छा यहाँ पे अब मेरे पास प्रोवाइडेड है P और H। P एंड H के केस में हम क्या करते हैं, वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, तो दिस इज योर वर्क नाउ। P अपॉन H करके आप L की वैल्यू निकाल दोगे, और ये डैश 30 डिग्री के इक्वल है। अब उस डैश को आप फिल करोगे कि यहाँ पे साइन कॉस टैन क्या आएगा, राइट? When you solve this question, your answer will be equal to 12 meter. So kindly solve it and match the answer from here. Okay, अब आ गया काइट वाला क्वेश्चन। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। इसका इनफैक्ट डायग्राम भी यू विल ड्रॉ ऑन योर ओन, क्योंकि ये काइट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा स्ट्रेट होता है और काइट हमेशा स्लांटिंग होती है। काइट कैन नेवर बी स्ट्रेट। तो अगर पर्सन नीचे खड़ा है तो काइट हमेशा ऐसे जाएगी, हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे होगा। एंगल भी आपको इसमें गिवन है, ठीक है। एंड अच्छा एंगल हमें यहाँ पे निकालना है, ओके फाइन। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज गिवन है, थीटा निकालना है। लाइक अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था, थीटा गिवन होता है एंड एक वैल्यू मिसिंग होती है, इधर हाइट और लेंथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, इसमें थीटा निकालना है। तो कोई बात नहीं, आपको दोनों चीजें गिवन है, तो आप यहाँ पे थीटा निकालोगे। एंड व्हेन यू विल solve this question, your answer will be equal to 30 degree. Again, we have a question related to angle of depression. The angle of depression of a car standing on the ground from the top of a 70-meter high tower is 30 degree. अच्छा, angle of depression given है एक कार का from the top of a tower, ठीक है। So अगर ये मैंने टावर बना दिया यहाँ पर 70 मीटर का टावर है, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का, दैट मीन्स ये एंगल, ये है 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है और 70 मीटर भी मुझे गिवन है, तो ये अगर 30 है तो ये चीज भी 30 हो गई। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टार। अब मेरा टार, मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मेरा टार था टी, ठीक है, ये मेरा टार है यहाँ पे। तो मुझे इसके बेस के बीच में और मेरी कार के बीच में, ये कार है, तो इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, दिस वन, यू कैन टेक इट एज एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स डू इट। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, P और B गिवन है। तो P अपॉन B किसके केस में होता है, tan के केस में, इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे अब मैंने देखा कि क्या बन रहा है, 70 अपॉन x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो 70 अपॉन x इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 होता है 1 अपॉन √3। So ultimately the value of x will be equal to 70 √3. A man at the top of a 100-meter high tower sees a car moving towards the tower. अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। पर्सन है यहाँ पे खड़ा है बिल्कुल टावर के टॉप पे, यहां से क्या दिख रहा है कि एक कार ना उसकी तरफ आ रही है, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब इस तरफ को आ रही है कार, राइट, टूवर्ड्स द टावर एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब अगेन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेने के दो वेज हैं, या तो आप डायरेक्ट नीचे ही बना दो, क्योंकि हमें पता है कि वो एंगल नीचे जाकर वही सेम बन जाएगा, ठीक है। बट एनीवेज हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये 30 डिग्री बन गया पूरा का पूरा, राइट। सो 30 हो गया ये, सो यहाँ पर ये भी चीज 30 हो गई। अब आई नो कि जब कार जैसे जैसे इस साइड आती रहेगी, टावर के पास आती रहेगी, एंगल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब एक और यहाँ पे एंगल बनेगा, क्या बोला उन्होंने, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। थोड़े टाइम के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। ये पूरा का पूरा ब्लू से जो मैंने मार्क करा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और ये दोनों इक्वल हो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं हमारे, राइट। सो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, दिस टाइम इंटरवल का मतलब है जब वो यहाँ पे थी, वेट आई टेक सम अदर कलर, ये यहाँ पे थी जब कार, और जब कार यहाँ पे थी, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। दिस इज द मेन मोटिव है, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम था, डिस्टेंस अब हम ऐसे इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ए बी सी डी ले लिया अगर मैंने, तो पहले हम ए बी सी लेंगे, फिर हम ए बी डी लेंगे। तो ए बी सी के लिए मैंने इस चीज को x ले लिया, a ले लिया आई मीन, और ए बी डी के लिए मैंने पूरे को b ले लिया, ठीक है। तो हम x को हटा ही देते हैं क्वेश्चन से, हमारे पास x की अल्टीमेट वैल्यू आ ही जाएगी, जब मैं b में से a को माइनस करूंगी तो मेरे पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो मेन मोटिव है, यू शुड नो, यहाँ पे मेन चीज वो क्या पूछ रहे हैं कि सी डी की वैल्यू बताओ एज पर द डायग्राम। तो सी डी की वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं बी डी में से बी सी को माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे माइनस करने के लिए हम कैसे वैल्यूज निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये एंगल है, ये ए है और ये 90 डिग्री गिवन है, ओके। एंड 100 मीटर टार का भी गिवन था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे अगेन पी अपॉन बी करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा एक बार हम लिखेंगे, पी अपॉन बी मतलब 100 अपॉन ए, 100 अपॉन ए हो गया इक्वल टू tan 60, फिर सिमिलरली tan 30 को भी कर देंगे हम, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन बी, दोनों में वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की, और जब आप b माइनस ए कर दोगे, b माइनस ए विल गिव यू द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। यहाँ पे ये अपॉन है इस वाले पार्ट में, एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इस डायग्राम को बनाया, ठीक है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, डायग्राम हमने यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की हेल्प से बना दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे tan 60 और tan 30 की वैल्यू ली है। डायग्राम एक बार फिर से यहाँ पे क्लियरली बना लेते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ये मेरा टार्ट था और यहाँ से पर्सन देख रहा है कि कार दो तरफ आ रही है, एक उसकी तरफ को यहाँ पे आ रही है, और एक बार एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये था क्वेश्चन मेन, एंड दूसरी बार एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और ये हो गया 90, ठीक है। ये 100 मीटर गिवन है, ये हम डिस्टेंस को a ले रहे हैं और इस पूरे को हम b ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे b माइनस ए करना है बेसिकली, क्योंकि हमें डिस्टेंस वही वाला चाहिए, a b c d, सी डी मुझे यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। बिकॉज वो पूछ रहे हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब वो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर डी से सी तक आया, डी टू सी में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो कोई बात नहीं, दो ट्राइंगल भी है तो दोनों में आप ले लोगे, एक बार tan 60 लेंगे, दूसरी बार tan 30 लेंगे, एक बार हो जाएगा 100 अपॉन ए एंड सेकेंड टाइम इट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन बी, ठीक है। tan 30 100 अपॉन बी, देन ए और बी को, ए को वहां ले जाएंगे, ए एंड बी की वैल्यू को माइनस करेंगे, एंड योर आंसर विल बी देयर, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टार, 15 मीटर हाई एक टार है, एंड उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है एट अ पॉइंट 15 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टार, इसके बेस से 15 मीटर एक पॉइंट दूर है, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, दैट इज थीटा अल्फा, यू कैन टेक एनीथिंग, राइट। सो यहाँ पे मुझे ये बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल इज मिसिंग हियर, ओके। सो यहाँ पे 90 है, ये 90 है यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे P गिवन है और B गिवन है। अगेन वील चेक कि P अपॉन B किस में होता है, वो होता है tan में, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 15, ठीक है, tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन B मतलब 15 अपॉन 15, तो थीटा की वैल्यू हो गई 1, tan थीटा की, tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है tan 45 पे, दैट मीन्स अल्टीमेटली माई थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, राइट। इसमें मैंने डायग्राम बनाया एंड अपने अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, एनीथिंग। सो यहाँ पे मैंने अगर अल्फा लिख दिया है, सो मैं यहाँ पे भी इसको अल्फा को मैंने चेंज करके थीटा कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन,
Two poles 25 and 15 मीटर हाई एंड द लाइन जॉइनिंग देयर टॉप्स. ये बिल्कुल वही वायर वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था कि दो पोल्स हैं, एक 25 है तो आप उसको थोड़ा हाई बनाओगे, 15 वाले को थोड़ा छोटा बनाओगे, उनको एक लाइन से ज्वाइन करा गया उनके टॉप्स को, और एंगल बन रहा है 45 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स. ठीक है, सो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसमें. ये 15 है, ये 25 है, ये ऐसे कुछ आ रहा है हमारा, और ये हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री. बस दैट्स इट. दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90. डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स मतलब मुझे यहाँ पे ये वैल्यू बतानी है x. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे, अगर ये x है तो ये भी x है. मैं पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल से ए बी सी डी ई, ए बी ई ट्राइंगल को मैं पहले कंसिडर करूंगी. ठीक है, ए बी ई ट्राइंगल से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे. अल्टीमेटली बी ई और सी डी इक्वल हो जाएंगे, सो बी ई से आप सी डी भी निकाल दोगे, राइट. ओके, अब ये कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. The angle of elevation of the top of a tower from the point P on the ground is alpha. अच्छा, एक point P है on the ground, इससे angle of elevation एक टार के बिल्कुल टॉप का ये बन रहा है अल्फा. ठीक है, ये अल्फा हो गया. वेट, ये हो गया अल्फा. अच्छा, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस, है ये, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस d टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर. अगर मैं इस तरफ को कुछ डिस्टेंस मूव कर रही हूं, ठीक है, मैं इधर को मूव कर गई, अब मेरा जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है. तो वो पूछ रहे हैं कि अब बताओ, और ये तो मेरा 90 डिग्री है ही है. वो गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कभी भी कि 90 है. दिस इज अंडरस्टूड कि ये वाला एंगल 90 ही होगा. सो यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अब हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है. मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम 90 के टूवर्ड्स, when we are coming towards 90 डिग्री एंगल, या हम पास आते हैं टावर के या वॉल के किसी भी चीज के, तो एंगल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अगर ये इन केस 30 है तो ये डेफिनेटली उससे बड़ा ही होगा. दैट मीन्स यहाँ पे बीटा जो है वो अल्फा से डेफिनेटली बड़ा है, बिकॉज बीटा की वैल्यू टूवर्ड्स द फुट ऑफ द लैडर या टावर के पास है बिल्कुल. ठीक है, सो अल्फा स्मॉलर है. अल्फा ग्रेटर नहीं हो सकता, अल्फा इक्वल भी नहीं हो सकता, नेवर, एंड नन ऑफ दीज आल्सो नॉट द ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground 30 meter away from the foot. आपको हाइट बतानी है. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टॉप ऑफ अ टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, इस पॉइंट से, इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट. और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन दोनों के बीच में, ये 30 डिग्री है. सो दे आर सेइंग h की वैल्यू निकालनी है. अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको p भी गिवन है और b भी गिवन है, थीटा इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 30 डिग्री. सो हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है, दैट इज h. अगेन वी विल यूज tan 30 को यूज करेंगे यहाँ पे, एंड आफ्टर यूजिंग दिस p अपॉन b इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, tan 30. तो h की वैल्यू will be equal to 10√3 meter. This is my answer, option number B. Okay, so the next question we have is, consider the triangle shown below. Okay, this triangle is given to you and ये theta है. Okay, we know that tan theta is equal to P upon B. That is, P क्या है यहाँ पे. अब यहाँ पे ट्राइंगल को फिर से रोटेट करना पड़ेगा. यहाँ पे अब सबसे पहले मैं ये चीजें लिख देती हूँ. यहाँ पे एक्स वाई हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है. देन वाई जेड इज द बेस. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसके बिना भी आंसर्स वेरी कर सकते हैं आपके, इफ यू आर टेकिंग डिफरेंट बेसिस एंड परपेंडिकुलर्स. एंड हाइपोटेन्यूज तो हमें क्लियरली दिख जाती है. हाईएस्ट वाली जो साइड है वो 17 ही है इन तीनों में से, सबसे बड़ी जो वैल्यू है, दैट इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें तीनों आपको पता होने चाहिए. बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है. ठीक है, P अपॉन B कर दिया. ओके, सो देन नेक्स्ट इज कोसेकेंट.
एच अपॉन पी हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देन एच अपॉन बी कर देंगे तो क्या आएगा, सीकेंट। अब यहाँ पे इन्होंने साइन और कॉस नहीं पूछे, उनके रेसिप्रोकल्स पूछ लिए, कोसीकेंट एंड सीकेंट। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। अगर आपको पता है कि साइन की वैल्यू पी अपॉन एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोसीकेंट की उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, पी अपॉन बी करके देखोगे, एच अपॉन पी करके देखोगे, एच अपॉन बी करके देखोगे, तीनों वैल्यूज को पुट करके देखोगे फ्रॉम द ट्राइंगल। यू विल पिक द वैल्यूज फ्रॉम द ट्राइंगल एंड योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज tan की वैल्यू है 8 अपॉन 15, p अपॉन b। ठीक है, अच्छा, देर इज वन मोर इशू इन दिस क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे थीटा को भी अगर हम कंसिडर करेंगे, तो थीटा को कंसिडर करके यहाँ पे अब मुझे पता है कि थीटा हमेशा ग्राउंड लेवल पे होता है। अगर मैं ट्राइंगल में एक्स वाई को परपेंडिकुलर लूंगी एंड बेस लूंगी वाई जेड को, तब भी मेरा थीटा ऊपर रहेगा, विच इज नॉट अलाउड। तो मुझे मेरे थीटा को ऐसे रखना है हमेशा, लाइक दिस। ठीक है, सो अब मैं चेक कर रही हूं कि मुझे कैसे रखना पड़ेगा इसको। y तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये x है और ये z है। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये 15 है, ये है 8 और ये है वाई जेड। सी वाई विल बी सेम, क्योंकि वाई पे ही हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो वाई तो वहीं पर रहेगा। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे इशू है जेड का। अब जेड और एक्स में से मुझे कहाँ पे क्या चीज प्लेस करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो थीटा है वो बिल्कुल नीचे होना चाहिए, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू। हम इसको देखेंगे, इसकी वैल्यूज को बाद में देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस को बाद में देखेंगे कि एक्स वाई कौन सी चीज कहाँ आएगी। मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने वो पहले प्लेस कर दी, मैंने थीटा को नीचे प्लेस कर दिया। ठीक है, थीटा कहाँ पे था, एक्स पे था, इसका मतलब एक्स तो नीचे आएगा पक्का, एंड जेड विल बी ऑन द टॉप। तो ये मेरा ट्राइंगल बनेगा जिसमें वाई जेड मुझे पता है कि 8 है, तो ऐसे बन गया, एक्स वाई 15 है तो ऐसे हो गया, और ये है 17। नाउ दिस इज द करेक्ट डायग्राम। तो थीटा को भी कंसिडर करना है। अगर हम थीटा को इग्नोर कर देंगे तो हमारे बेस, परपेंडिकुलर, हाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है बिकॉज हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, बट बाकी के जो है वो वेरी करते हैं। सो दैट इज वाई ट्राइंगल को रोटेट करना इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्राइंगल को पूरा ही रोटेट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर दिया। दैट इज वाई वाई जो ऊपर था वो अब नीचे आ गया, राइट। ओके, सो वाई जेड एक्स ऐसे हमने इसको प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं कि P क्या है और B क्या है। अब यहाँ पे P मेरा 8 है, B मेरा 15 है, वेरी इजीली यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स। ठीक है, सो ये था इसमें मेन। ओके, इफ साइन इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट 85, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ tan, cos एंड cosecant? अगेन दिस इज अ ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे अब साइन की वैल्यू गिवन है हमें, साइन की वैल्यू है 7 अपॉन रूट 85। इसका क्या मतलब है कि P अपॉन एच है ये। ठीक है, P अपॉन एच। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बना लूं एक जल्दी से, अगर मुझे यहाँ पे बेस निकालना है, तो मेरा P है 7 एंड हाइपोटेन्यूज है रूट 85। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे बेस निकालना है। बेस यहाँ पे कैसे निकलेगा, मैंने 85 का स्क्वायर, रूट 85 का स्क्वायर मतलब 85 में से 49 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर, तो 36 हो गया। दैट मीन्स ये हाइट की वैल्यू तो आ गई 6, राइट। बस यही मेन था मेरे लिए। आगे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। tan की वैल्यू वही सेम लाइक वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें सीकेंट और कोसीकेंट थे, इसमें कॉस और कोसीकेंट है। A similar type of question just for your practice so that you can go through different kind of questions. अब ये थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन आ गया था, एंड रूट देखते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चन कुछ टफ होगा, बट इसमें आपने नॉर्मली ट्राइंगल मेथड में रूट 85 को पुट कर दिया एंड हमारे बेस को निकाल दिया, एंड व्हेन यू हैव गॉट द बेस तो फिर तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू कैन कैलकुलेट इजिली। So after calculation we will see कि option number C is the correct answer. tan की वैल्यू आएगी 7/6। यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। सब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे tan की वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। tan क्या है, tan होता है P अपॉन H, P अपॉन B सॉरी।
राइट, P अपॉन B होता है, तो P है 7 एंड B इज 6, तो 7/6 आ रहा है, तो ठीक है, राइट। इसमें आप कोई एक दो वैल्यूज निकाल के भी अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हो, बट सिंस दिस इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सो आई विल सजेस्ट कि आप सारी वैल्यूज ही निकालो, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो एंड देन ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। वी विल नॉट टेक एनी रिस्क कि हम कोई एक निकाल के टिक कर देंगे, हो सकता है कि बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन हो और हमसे गलती हो जाए उसमें। ओके, द टू लेग्स ए बी एंड बी सी of a right angle triangle ABC are in the two legs AB and BC. अच्छा, what will be the value of sin C? यहाँ पे जब भी ये बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स की, लेग्स कौन सी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की? जो राइट एंगल ट्राइंगल को कंटेन करती हैं, जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल आता है। क्या हाइपोटेन्यूज कंटेन करता है राइट एंगल ट्राइंगल को? नो, हाइपोटेन्यूज तो एकदम ऑपोजिट साइड होती है, ये साइड है हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये जो दो साइड्स होती है ये वाली, ये इसकी लेग्स है, ठीक है। सो लेग्स की रेशो है 1x एंड 3x। इसमें यू हैव नो हार्ड एंड फास्ट रूल की बेस बड़ा होना चाहिए या हाइट बड़ी होनी चाहिए, यू कैन राइट इट एनी वे, ठीक है। तो मैंने 1 और 3 ऐसे लिख दिया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ए बी और बी सी भी बोला था हमें, तो ए बी सी, तो ठीक है, ए बी मेरा 1x है, ए बी मतलब रिस्पेक्टिवली, और 3x भी ऐसे कर दिया, ठीक है। ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी मार्क कर दिया हमने। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन सी? साइन सी मतलब सी पे एंगल बनेगा और साइन का बताना है इसका, साइन सी। साइन की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? साइन इज P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे पास परपेंडिकुलर तो है बट हाइपोटेन्यूज नहीं है, सो माय मोटिव इज टू फाइंड हाइपोटेन्यूज फर्स्ट। कैसे करेंगे हम? 1x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये 10x स्क्वायर बनेगा, ठीक है, 10x स्क्वायर, और इसका रूट भी कर देंगे हम साथ में, तो दैट मीन्स मेरा आंसर आएगा √10x। इतना हो गया, ठीक है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो P अपॉन एच, P क्या है मेरा? x है, एंड h क्या है? √10/x है, x x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1/√10 इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मेन √10x को निकालना आना चाहिए, उसके लिए हम एक नॉर्मल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से मैंने √10x निकाल दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 minus sin square 60 अपॉन दिस? यू जस्ट हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है पता है हमें ऑलरेडी, √3/2 होती है, tan 60 की √3 होती है, एंड tan 30 की 1/√3 होती है। यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज, कुछ मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा, लाइक दे हैव गिवन इन द ऑप्शंस। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 1/4, मतलब 9/4 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्योंकि आपके सारे ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, सो यू नीड टू कन्वर्ट। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन करना वही है। यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है पहले से ही इस पूरी चीज की, जैसे आपने यहाँ पे 9/2 निकाली ना वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग थी, इज इक्वल टू मिसिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद वाली चीज दी हुई है लेकिन ये के को मिसिंग कर दिया। नाउ व्हाट टू डू? कुछ नहीं करना, cos स्क्वायर 45 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या होती है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज cos 45 इज 1/√2, ये कर दिया मैंने, अपॉन cos k, तो कोई बात नहीं, k को ऐसे ही रखेंगे, इनटू √3, क्योंकि tan 60 √3 होता है, एंड यहाँ पे 3.5 हमें गिवन थी वैल्यू, ठीक है। सो दैट इज इट। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, मतलब cos थीटा, cos का थीटा निकालना है हमने यहाँ पे, ठीक है। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, 4 - 1/2, तो न्यूमरेटर में एग्जैक्टली क्या बन रहा है मेरा? 7/2 बनेगा, और नीचे क्या आ रहा है? √3 cos k, किसी को भी पहले लिख दो, वो तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी को भी लिख सकते हो। ये क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू 7/2, एंड ये तो साइड पे चलेगा ही 3.5, ठीक है, 7/2, एंड नीचे क्या आएगा? √3 cos k। अभी क्या बन गया? 7/2 √3
ठीक है, अब 3.5 को मैं यहाँ ले आती हूँ, इंटू 3.5 इज इक्वल टू कॉस के। अब बस कुछ नहीं है, 2 इंटू 3.5 करेंगे तो 7 बन जाएगा, 7 7 कट, राइट, एंड एट द एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1/√3। वन मोर करेक्शन, यहाँ पे कॉस नहीं है, ये कॉट है, कॉट के, ठीक है, बिकॉज आपको यहां से भी पता चल जाएगा कि कॉट में ही 1/√3 की वैल्यू आती है, कॉस में तो आती ही नहीं है, सो दिस इज कॉट, ठीक है, तो यहाँ पे कॉट के है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉट के। सो द वैल्यू ऑफ कॉट के विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे कॉट 60 की वैल्यू आएगी। आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे 1/√3 बनेगा, तो √3 होता है tan 60 के इक्वल, अगर मैं 1/√3 कर दूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट 60 के। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which of these is equivalent to this? What is the value of k is not a part of this question. यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने एक ही चीज पूछी है आपसे कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट है इसके। अब इक्विवेलेंट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि सीकेंड स्क्वायर x-1 जो है वो किसका पार्टनर है, tan का, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2 tan x इंटू tan स्क्वायर x अपॉन cos क्यूब x, ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, राइट, तो ये कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया, 2 tan क्यूब x, और नीचे cos स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू सीकेंड क्यूब x, तो ठीक है, लेट्स सी which option is matching, 2 tan cube x into secant cube x, option number C is my correct answer, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ हमने secant square x -1 की आइडेंटिटी यूज करके उसको tan स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। जब भी अपॉन में cos क्यूब है, cos स्क्वायर है, एनीथिंग, तो हम उसको secant लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। हो सकता है ऑप्शन में अपॉन cos क्यूब x से दिया होता तो आप उसको कन्वर्ट ना करते, ठीक है। Okay, which of the following option makes the statement below true? Okay, so we are given with this statement 1 upon secant x plus secant x, फिर से secant x ही plus में दिया हुआ था, upon cos square x -1 minus tan square x, ये सब कुछ given था, ठीक है। मैंने सबसे पहले तो 1 upon secant को cos कर दिया so that मेरा fraction finish हो जाए, ठीक है। नाउ इट सीम्स टू बी नॉर्मल क्वेश्चन, cos स्क्वायर x, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x के साथ पक्का आइडेंटिटी बनेगी, तो मैंने इसको इसीलिए ऐसे कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप, cos x प्लस secant x, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन cos स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x, यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी, प्लस प्लस वाली टर्म कट हो जाएगी, नीचे आइडेंटिटी बनेगी cos प्लस secant cos माइनस secant, तो दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद 1 माइनस cos x माइनस secant x, ठीक है, डन विद दिस मच। अब यहाँ पे मुझे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में रुक गई तो मेरा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है according to this, that means I need to go further। अब मैं further कैसे जाऊंगी, multiplying and dividing by ये जो टर्म है पूरी, cos x plus secant x, opposite sign से multiply and divide करते हैं। I have told in my previous video also, कभी भी अगर हमें cos x minus secant x का कुछ given है, मुझे cos x plus secant x पे जाना है, या आई वांट टू सॉल्व इट फर्दर, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, ठीक है। आई हैव टू ऑप्शंस हियर, या तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस प्लस सीकेंड करूंगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉस प्लस सीकेंड से डिवाइड करूंगी देन अगेन मेरे पास आइडेंटिटी तो यही वाली बन जाएगी जो मेरे डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स यहाँ पे ये ऑप्शन तो सूट नहीं कर सकता, ठीक है। यू नीड टू चेक, हमें यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज यही चीज वापस आ जाएगी। दैट मीन्स मुझे कुछ और करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया एंड नीचे क्या बना दिया, सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स, डन। फिर सीकेंट एक्स को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस, मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस करने से सीकेंट आ जाता है। फिर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, 1 अपॉन
1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये ऐसे बनेगा, और एक कॉस एक्स जो था वो ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बेसिकली, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। और साथ में माइनस भी था, डोंट फॉरगेट द माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, हर जगह माइनस है। यहाँ पे अब दो साइन है नीचे। पहले तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइन को यूज करूं, एक साइन के साथ बन जाएगा कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट एक्स, और दूसरा जो 1 अपॉन साइन एक्स रह गया है उसके साथ बन जाएगा कोसेकेंट एक्स, माइनस का साइन। सो दिस इज माई अल्टीमेट आंसर, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स। माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स देखते हैं कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर, राइट। If sin theta plus cos theta is equal to root 2 cos theta, then the value of tan theta is what? अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमें कभी भी साइन और कॉस गिवन हो और हमें tan की तरफ जाना हो तो हमें डिवाइड करना पड़ता है ऑन ऑल साइड्स बाय tan थीटा। अब मैंने यहाँ पे बाय cos थीटा, सॉरी, साइन अपॉन कॉस कर दिया, मैंने यहाँ पे भी cos अपॉन कॉस कर दिया, एंड यहाँ पे भी रूट 2 cos अपॉन कॉस कर दिया, ये भी कट, ये भी कट, राइट। दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद tan थीटा इज इक्वल टू, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट अ वन स्टेप क्वेश्चन, लेकिन बस याद रखने हैं ये पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर कि साइन, कॉस और tan जब तीनों क्वेश्चन में कुछ रिलेशन डिपिक्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू डिवाइड देम विद कॉस थीटा। तो यहाँ पे बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 और -1, ये 1 रह गया था ना यहाँ पे, तो उसको वहां ले जाएंगे, तो रूट 2 -1 इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। If 2x is equal to secant theta and 2 upon x, then the value of this, okay. So here you have to find the value of x square minus 1 upon x square. Okay, so we are given with 2x is equal to secant theta and 2 upon x is equal to tan theta. तो मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, x square minus 1 upon x square की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सिंस मुझे इन दोनों के बीच में माइनस का साइन चाहिए, तो मैंने इन दोनों को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। कैसे, सी, दैट इज, सपोज मैंने इसको यहाँ पे 1 ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसको मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो 1 एंड 2 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, इट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। 2 तो कॉमन आ जाएगा ना बाद में, दैट इज वाई हमें तो मेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए इन एनी वे। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, मैंने स्क्वेयरिंग, पहले मैंने इनको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया एंड स्क्वेयरिंग भी कर दिया, बोथ इन वन स्टेप, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा फिर, ये यहाँ पे बनेगा 4x स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको जब मैं ओपन करूंगी, यहाँ पे मैंने इनको, यहाँ पे यू हैव टू ऑप्शंस, या तो हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं या फिर हम इनको इंडिविजुअली स्क्वायर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है कि मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर मैं कभी भी किसी भी माइनस वाली आइटम का होल स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे हम प्लस में आंसर हमें चाहिए होता तो हम इसमें होल स्क्वायर कर देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लाइक दैट, लेकिन मुझे यहाँ पे वो नहीं चाहिए, तो मैंने सबको इंडिविजुअली स्क्वायर करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर चल रहे हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू द रीजन कि हम इसमें होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे। सो यहाँ पे मैंने सीकेंट का भी स्क्वायर कर दिया एंड टैन का भी स्क्वायर कर दिया। सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर तो वैसे ही 1 होता है, तो हमें पता ही था, एंड 4 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं स्टेप में से, देन आई विल बी लेफ्ट विद दिस। तो बेसिकली मेरा आंसर हो गया, माई आंसर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4, यहाँ पे अपॉन 4 भी है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, 1 अपॉन 4। The value of 1 plus cot theta minus cosecant 1 plus tan plus secant is what? Here we need to solve them properly. जैसे मैंने cot को ना यहाँ पे लिख दिया cos upon sin, ठीक है, थीटा भी आ जाएगा साथ में, ऐसे कर दिया, माइनस मैंने cosecant को लिख दिया 1 upon sin, ये कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने 1 प्लस इसको कर दिया tan को 1 अपॉन sin अपॉन cos, एंड सीकेंट को कर दिया 1 अपॉन कॉस,
राइट, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. जब भी आपको क्वेश्चन में कोसेकेंट कॉट ऐसी चीजें गिवन होंगी, हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो सिंप्लीफिकेशन का ये वे था. ओके, ये सिंप्लीफाई हो गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम. यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा एंड इस वाले में एलसीएम आएगा कॉस थीटा. ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, इनके बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है तो हम नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई करते हैं. इट इज एन इजी क्वेश्चन. देखो मैंने यहाँ पे अगर एलसीएम भी ले लिया तो क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ये आ गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट. देन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये आ गया मेरा सेकेंड ब्रैकेट. राइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो पेयर्स बन रहे हैं उससे आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके हम इसको ओपन करेंगे. देन बिल्कुल एंड में जाके आपका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे एंड हमारा न्यूमिनेटर में 1 रह जाएगा. ठीक है, न्यूमिनेटर में 2 और नीचे पूरा का पूरा 1 बन जाएगा बिकॉज योर लास्ट स्टेप विल बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. ये बन जाएगा. देखो डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा कॉस थीटा ही है, आई कैन सी राइट नाउ ओनली. न्यूमिनेटर को यू विल सॉल्व योरसेल्फ. इसमें हम साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी. यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी. ठीक है, देन विल गो फर्दर. एंड में ये हमारे कट हो जाएंगे दोनों and answer will be equal to 2. So this is the question, right? तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये था कि you need to first simplify them. फिर उसमें आइडेंटिटीज लगेंगी, अपने आप न्यूमिनेटर कुछ बन जाएगा. ठीक है, सॉल्व होकर एंड वो डिनोमिनेटर के साथ डायरेक्टली कट हो जाएगा. इफ साइन 77 डिग्री साइन में x के इक्वल है तो बताओ कि वैल्यू ऑफ tan 77 कितनी होगी. नाउ दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन. एक बार देख के ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कहीं ट्राइंगल मेथड तो नहीं करना, बट नो, यू विल नॉट गो फॉर ट्राइंगल मेथड क्योंकि इसमें हमारे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन. लाइक हमें फ्रैक्शंस नहीं गिवन 3/5 समथिंग, इसमें कुछ भी नहीं गिवन. दे हैव जस्ट गिवन यू द थीटा. सो अगर साइन 77 x है तो क्या मैं यहां से cos 77 निकाल सकती हूँ. क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट. ठीक है, नाउ वी आर अवेयर वेरी easily we are aware of this that cos theta is equal to root 1 minus sin square theta होता है. तो मैंने पहले ये लिख दिया. अब मुझे पता है tan को कैसे लिख सकते हैं. tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos. sin क्या है x, cos क्या है रूट 1 माइनस sin square x. ठीक है, एंड sin square x एक्चुअल में क्या है, sin की वैल्यू ही x है यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माई आंसर. दिस इज माई करेक्ट आंसर. क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू x थी तो मैंने डायरेक्टली बस इसको पुट कर दिया. ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर. Secant power 4a minus secant square a is equal to what? Now we know that secant and tan are related to each other. ठीक है, तो क्या मैं यहां पे secant की जगह पे tan स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस tan स्क्वायर लिख सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मेरी क्या होती है secant स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अगर मुझे tan के लिए लिखनी है तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं secant को कॉमन भी ले सकती हूँ. तो क्या आ गया secant स्क्वायर माइनस 1. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अभी जब secant स्क्वायर माइनस 1 मैंने लिखा तो ये हो गया tan स्क्वायर के इक्वल. तो ये बन गया secant स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a. राइट, ये हो गया. अब यहाँ पे क्या है, हम ना बार बार रिप्लेस कर रहे हैं. फर्स्ट मैंने क्या करा, secant स्क्वायर को कॉमन लिया. देन मैंने secant स्क्वायर a माइनस 1 को tan स्क्वायर a लिख दिया. अब मैं फिर से रिप्लेस करूंगी. किसको रिप्लेस करेंगे हम,
सीकेंट को। अच्छा, वन मोर थिंग, हाउ विल यू फाइंड आउट कि यहाँ पे आपको सीकेंट को tan से रिप्लेस करना है और वाइस वर्सा करना है? डिपेंड करता है ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस को देख के ये पता चल रहा है कि हर एक ऑप्शन में tan की बात हो रही है। दैट मीन्स हमें पूरे क्वेश्चन को सीकेंट से tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सीकेंट की जगह लिख दिया 1 + tan, 1 + tan स्क्वायर ए। अब आप जब इस ब्रैकेट को जस्ट ओपन करना है, tan स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो tan स्क्वायर ए प्लस tan 4a। तो ये मेरा आंसर आ गया tan स्क्वायर ए प्लस tan 4a। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने किसको किससे रिप्लेस करना है, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द ऑप्शंस। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, और ये भी चीज आपको गिवन है n के इक्वल, तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताना है इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि हमने a को भी स्क्वायर कर दिया और b को भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। a और b तो इनके साथ कनेक्टेड है, a के साथ cos थीटा है, b के साथ sin थीटा है, सिमिलरली हियर आल्सो वी हैव द सेम थिंग। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने m और n को स्क्वायर कर दिया पहले, लाइक दिस, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर मैंने m को स्क्वायर कर दिया इसका मतलब मैं इस पूरी चीज को भी स्क्वायर करूंगी, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। Similarly what I'll do, we will write a sin theta, प्लस में ये भी यहाँ पे ये चीज प्लस में ही चल रही है, ठीक है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे लिखेंगे सेपरेटली, ठीक है। सो जब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे वी विल गेट, हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के पेयर्स बन जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1 हो गया, तो वी विल बी लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर मेरा आंसर आया है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आया था, जब वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल था। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें सिर्फ ये देखा कि मुझे a और b दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया, m का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर, ठीक है। m और n का स्क्वायर करके मुझे ये चीज पता चली कि मुझे a cos थीटा b sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यू विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, आपको दिखेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन रहे हैं एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा एंड में, विच विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू m प्लस n, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। The value of the expression this is. Now this question is a practice question again where you have to just put the values. ठीक है, sin 60 की और sin cos 30 की वैल्यू को आप पुट करके डिवाइड करोगे, ठीक है, which will be equal to 1। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वो क्या है, आप इसको 90 माइनस 30 भी कर सकते हो, लाइक दिस, sin 90 माइनस 30 कर दिया अपॉन cos 30 है ये, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। सो दिस इज अनदर ऑप्शन यू हैव, ठीक है। आंसर तो अल्टीमेटली 1 ही आएगा। ये पता कैसे चला कि आप ये वाला ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। ये पता कैसे चलता है, जब दोनों थीटास को मिला के 90 बन रहा है, यहाँ पे हमने पहले ही ऐड करके चेक कर लिया कि 60 प्लस 30 90 है, दैट मीन्स यू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो, राइट, ओके। If 4 tan x is equal to 3, इसका मतलब tan x की वैल्यू यहां से आएगी 3/4, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, I'll write it clearly, बिल्कुल ऐसे अपॉन करके ताकि आपको दिख जाए, cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अगेन वही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, tan की वैल्यू गिवन है और साइन cos की टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग बाय cos ऑन ऑल साइड्स, मतलब बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई हैव डिवाइडेड बाय cos x, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। जस्ट आपको tan x की वैल्यू यही 3/4 यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू 7, आंसर 7 आएगा। नाउ वी हैव another question, that is cos 4a minus sin 4a किसके इक्वल है,
ये बताना है हमने। अब मुझे पता है कि माइनस भी है और कॉस की जो पार है वो भी इवन पार है, कॉस और साइन दोनों की पार्स इवन है, दैट मीन्स आई कैन गो फॉर दिस आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। पता कैसे चलता है कि आइडेंटिटी आपकी लग रही है? व्हेन द पार्स आर इवन। तो इवन पार्स में हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे इवन पार्स में मैंने कैसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा रही हूं मैं इसमें डायरेक्ट। एंड एक और क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सो ये चीज तो हो गई 1 इनटू आपके पास ये रह गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। अब इसमें भी मैं कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगी, यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, या फिर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो। डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस कि हमारे पास ऑप्शंस किस टाइप की गिवन है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉस को या साइन को पुट कर देती हूँ, जैसे ये मुझे गिवन था ना, ओके मैंने यहाँ पे साइन की जगह पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स ये बनेगा 2 cos square a minus 1. This is my answer. तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। इफ यू वांट आप साइन को भी पुट करके देख लो, आपके ऑप्शंस कोई मैच नहीं होंगे, दैट इज व्हाई यू विल गो फॉर cos। तो आपको दोनों को पुट करके देखना पड़ेगा। नाउ वी हैव असर्शन रीजन क्वेश्चन। ओके, असर्शन रीजन में बेसिकली क्या है, असर्शन का मतलब है कि यहाँ पे एक नॉर्मल स्टेटमेंट आपको गिवन है, और रीजन का मतलब है कि क्या इस स्टेटमेंट का रीजन ये स्टेटमेंट बता रही है या नहीं। आपको नीचे यही बताना होता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है करेक्ट, या एक फॉल्स है एक ट्रू है, या ट्रू फॉल्स व्हाटएवर, राइट। सो आपको यहाँ पे असर्शन गिवन है कि साइन स्क्वायर 67 और कॉस स्क्वायर 67 क्या ये इक्वल टू 1 होते हैं? यस होते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रूल है। थीटा की जगह वो कुछ भी लिख सकते हैं, 67, 100, 1000, एनीथिंग। तो अगर दोनों के थीटा सेम है एंड स्क्वायर्स भी हैं दोनों में, देन दे विल बी इक्वल टू 1। अब ये रीजन गिवन है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 1, वही सेम चीज लिखी है। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, बिकॉज लगा के चेक करते हैं कि क्या ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स चेक। Sin square 67 plus cos square 67 is equal to 1 because for any value of theta, this is equal to 1. So it is completely true here. So option number A is the correct answer, जिसमें assertion और reason correct भी है, और R जो है वो A का reason भी है, correct explanation है। Next is, if cos A plus cos square A is equal to 1, then sin square A plus sin 4A is equal to 2। ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर cos A, ये चीज तो हमें पता है कि करेक्ट है, ठीक है, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। सो बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि sin square A प्लस अगर मैं sin 4A कर दूंगी तो वो 2 के इक्वल होगी, राइट। अच्छा, रीजन क्या गिवन है हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर हमने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल है, तो अगर मैं साइन को वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज कंप्लीटली करेक्ट, बट असर्शन इज नॉट करेक्ट। असर्शन जनरल नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक, अगर आप सॉल्व करके भी देखोगे ये आंसर इसका नहीं आएगा। एंड ऐसे अगर कभी भी ये एक प्रूफ के बेसिस पे दूसरा प्रूफ पूछते हैं, देन इट इज पॉसिबल मेनी टाइम्स कि यहाँ पे आंसर फॉल्स होता है हर बार, ठीक है। सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अब इसमें भी ध्यान से टिक करना है कि ए ट्रू नहीं है, ए फॉल्स है, तो देखो ए फॉल्स कहाँ लिखा हुआ है। Assertion is given to you in a right angle triangle if tan is equal to 3/4, तो sin की वैल्यू 3/5 आएगी। करके देख लेते हैं। Just you have to draw a right angle triangle। यहाँ पे हमें tan की वैल्यू गिवन है, मतलब कि P और B गिवन है, ये P है ये B है, तो अल्टीमेटली हमारा पाइथागोरस थ्योरम से H की वैल्यू तो 5 ही आएगी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, when the value of hypotenuse is 5, तो साइन को चेक कर लेते हैं P/H करके, तो P/H मतलब 3/5, तो करेक्ट है ये, साइन की वैल्यू 3/5 ही आ रही है। जस्ट अ 1 मिनट क्वेश्चन, चेक करने में भी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आप ये नहीं सोचोगे कि फिर से ट्राइंगल ड्रॉ करके पूरा देखना पड़ेगा।
ठीक है, ये बहुत ही इजी है और जल्दी जल्दी हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कीप प्रैक्टिसिंग। एंड रीजन में इन्होंने लिखा है कि साइन 60 की वैल्यू 1/2 है। तो अगर हम ध्यान से देखें असर्शन और रीजन करेक्ट है या नहीं वो तो हम अभी देखेंगे, बट दे आर नॉट रिलेटेड। मेन पॉइंट है कि यहाँ पे ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ओके, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ए इज नॉट पॉसिबल, नॉट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं रीजन एक्चुअली करेक्ट भी नहीं है क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो आर इज फॉल्स और ए इज ट्रू, दैट मीन्स सी इज माई करेक्ट आंसर, जिसमें मुझे ये पता चल रहा है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, एंड रीजन वैसे भी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट में वो ट्राइंगल मेथड कह रहे हैं, सेकंड में दे आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज, तो दोनों चीजें एकदम डिफरेंट है। नेक्स्ट, assertion reason again we are having in a right angle triangle if cos theta is equal to this, sin is equal to this, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या tan √3 होगा, तो करके देख लेते हैं। sin की वैल्यू √3/2 है, cos की वैल्यू 1/2 है, डिवाइड करके देख लेते हैं इसको फिर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, √3/2 इंटू 2/1, 2 कट। ठीक है, √3 इज माई आंसर, दैट मीन्स assertion इज कंप्लीटली करेक्ट। रीजन में चेक करते हैं कि क्या tan को हम sin अपॉन cos बोलते हैं, यस, तो ये अब इस क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर भी tan की बात हो रही है, ऊपर भी हमने tan को निकाल के चेक करा और नीचे रीजन भी यही गिवन है कि tan की वैल्यू √3 असर्शन में इसीलिए आई है बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos। तो यहाँ पे बिकॉज वर्ड कंप्लीटली सूट हो रहा है क्योंकि दोनों कंप्लीटली रिलेटेड हैं, एक ही चीज की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए मोस्टली तब होता है व्हेन द असर्शन एंड रीजन आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स। अगर ये दोनों अलग अलग चीजों की बात करते हैं तो मोस्टली आंसर बी, सी या डी में से होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीटली रिलेटेड थे, सो माय ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो वी आर डन विद trigonometry unit number 5 and I hope all the questions are clear. In the description you will get some links from where you can practice various questions related to these that we have done, and if you have any doubts in those questions or in the questions that we have done, you can leave them in comments and I'll solve the questions definitely. Thank you.